घड़ी बजा रही है सुबह के 7। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत कर लेते हैं खबरों के विस्तार के अलावा पहले फास्ट 100 से। रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो चुके हैं। वियना पहुंचने पर ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने उनके आयोजित डिनर में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के टॉप उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गाया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले ऑर्केस्ट्रा के एक ऑस्ट्रियाई कलाकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रदर्शन करना अद्भुत अनुभव था। प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले ऑर्केस्ट्रा के सदस्य और ऑस्ट्रियाई कलाकार एंटोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने एक दोस्त की तरह आए और उनसे बातचीत की। होटल रिट्ज कार्ल्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय प्रवासियों ने स्वागत किया। 1983 में इंदिरा गांधी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला ऑस्ट्रिया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करने वाले संगीतकार विजय उपाध्याय ने कहा कि 50 सदस्यों के साथ ऑर्केस्ट्रा ने प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया आने से पहले एक बच्चे कबीर मित्तल ने उनके लिए एक कविता भी पढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और बातचीत करने के बाद बेहद खुश दिख रहे समर्थ मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनका नाम पूछा, वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। भारतीय प्रवासियों में एक विंसी ने प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग भेंट की। विंसी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे उनका नाम पूछा और गुजराती में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। पुतिन ने प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा। यह रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान के पाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने हाथ मिलाया और फिर गले मिले। रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान भारत का सम्मान है। भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए, आगे भी हम मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता में हिस्सा लिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कहा कि रूस के साथ भारत के पुराने संबंध हैं, इसलिए भारत अकारण जंग को खत्म करने के पुतिन से आग्रह करने की क्षमता रखता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वो भारत से आग्रह करते हैं कि यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। शिखर वार्ता के दौरान पुतिन ने कहा कि आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके आभारी हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सैन्य सहयोग से ज्यादा आर्थिक कारोबार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को पहले से ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूसी यात्रा से बड़ी कूटनीतिक जीत हाथ लगी है। गलत तरीके से रूसी सेना में भर्ती भारतीय युवकों की वतन वापसी का रास्ता साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया था। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों के लिए झटका बताया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवंशियों से कहा, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं, हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लाया हूं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी से एक बनाया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत का विकास देखकर दुनिया हैरान है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को बताया सदाबहार मित्र। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के 2 शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत जो ठान लेता है पूरा करता है। दुनिया हिंदुस्तान के टैलेंट को देखकर अचंभित है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के संबंधों के लिए राष्ट्रपति पुतिन की सराहना की। बोले, पिछले 10 सालों में 6ठी बार रूस आया हूं। हम एक दूसरे से 17 बार मिले। रूस के मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। रूसी कलाकारों ने गरबा नृत्य किया और भारतीय संस्कृति से अपने जुड़ाव को दिखाया। रूस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी कलाकारों से मुलाकात करते हुए उनसे हिंदी में बात की। दुनिया ने देखी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में फिर जाएंगे रूस। रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच देर रात से मुठभेड़ जारी है। आतंकवादियों को घेर लिया गया है। डोडा में आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। सेना, सीआरपीएफ, एसओजी और जिला पुलिस मौजूद है। भारतीय सेना और पश्चिमी कमान ने 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ सेक्टर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए 5 सैनिकों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। कठुआ आतंकी हमले में शहीद होने वाले सभी 5 जवान उत्तराखंड के थे, जिससे उत्तराखंड समेत देश में माहौल गमगीन है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में खुलासा, लोकल गाइड ने की थी हमलावरों की मदद। आतंकी हमले के बाद कठुआ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज। सेना की काफिले पर अटैक करने वाले आतंकियों की तलाश में सेना। कठुआ में हुए हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम कठुआ पहुंचकर मामले के साथ ही पहले हुई कई आतंकी घटनाओं को जोड़कर जांच कर रही है। खालिस्तानियों पर सरकार का बड़ा एक्शन। सिख फॉर जस्टिस पर बड़ा प्रतिबंध। 5 साल तक एसएफजे पर बैन बढ़ा दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। बिहार से सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। फिर से हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची टीम। सीबीआई के हाथ लगे कई अहम साक्ष्य। संजीव मुखिया और रॉकी को लेकर भी मिली जानकारी। 11 जुलाई को नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। एनटीए से पहली बार पेपर लीक कब हुआ, इस मामले में जवाब मांगा गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हाथरस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से नवीपुर में मुलाकात की। हाथरस हादसे में एसआईटी रिपोर्ट में साकार हरी को क्लीन चिट। हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया। एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसर सस्पेंड किए गए। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मेहर शाह की गिरफ्तारी हो गई है। घटना के करीब 60 घंटे बाद पुलिस के हाथ लगा आरोपी मेहर। पुलिस के मुताबिक बीएमडब्ल्यू जहां से निकली वहां से मिले सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मेहर शाह ने मृतक महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद रोकी थी कार। मुंबई के हिट एंड रन केस में कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने मृतक कावेरी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मुंबई हिट एंड रन केस में सिवरी कोर्ट ने ड्राइवर राजऋषि बिंदावत की पुलिस हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो का कहना है कि वर्ली बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के आरोपी मेहर शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं। अंतरिम जमानत याचिका को राउजोनी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपने इस दौरे में राहुल गांधी ने रायबरेली में राहुल गांधी शहीद स्मारक पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एम्स का दौरा किया। यहां उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की और सुविधाओं का जायजा लेने के साथ मरीजों का हालचाल जाना।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने सोनीपत के राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली को नया अध्यक्ष बनाया। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई। हमने अपने 5606 स्टोर्स को निर्देश जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के मद्देनजर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जैसे केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, वैसे ही हरियाणा में भी बहुमत की बीजेपी सरकार फिर से बनेगी। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों में बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने का भी अनुमान है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश आफत बनती जा रही है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसने लगा, जिसके कारण गांव की तरफ जाने वाले सैकड़ों रास्ते ब्लॉक हो गए। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ भी कमजोर होने लगे हैं। जोशीपंड के निकट बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ का एक टुकड़ा आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और एनडीआरएफ से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के बाद कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उधर दुनिया के देशों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपील की है, पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को समझें। अफगान शरणार्थियों का बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ा है। बिना दस्तावेज वाले अफगानी और दूसरे लोगों को वो वापस भेजेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 3 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने पुलिस अधिकारी की कार पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें पुलिस अधिकारी और 2 बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इस हफ्ते बीजिंग जाने वाले हैं। वो चीन से $15 अरब के कर्ज में ब्याज दर कम करने के लिए कहेंगे। आतंकवादियों को घातक M4 राइफल मुहैया करा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका की सेना M4 राइफल तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान के कराची में तैनात पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। हमले में 3 सुरक्षा गार्ड भी घायल। घटना की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली। पाकिस्तान अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टांक जिले में आतंकवादियों ने 3 सैनिकों को अगवा कर लिया। टांक बाजार जाते वक्त आतंकवादियों ने उन्हें अगवा किया। पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान आतंकवादी हमलों की आशंका। पूरे देश में जगह जगह सेना तैनाती का फैसला। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे और दूसरे में भारत को जीत मिली थी। तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हरा दिया। पूजा वस्त्राकर बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिली है। वो भारतीय टीम के हेड कोच बन गए हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ले ली है। गंभीर को नया हेड कोच बनाए जाने का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने किया। जय शाह ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। खुद को हेड कोच बनाए जाने के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत मेरी पहचान है और देश की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात। टीम इंडिया में वापसी करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया है। खबर है कि अब वो आईपीएल में एंट्री कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल द्रविड़ से केकेआर ने संपर्क साधा है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सिराज को T20 विश्व कप जीतने पर सम्मानित किया। तेलंगाना के सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि तेलंगाना सरकार क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को प्लॉट और सरकारी नौकरी देगी। आईसीसी ने मंगलवार को जून महीने के बेस्ट क्रिकेटर्स की घोषणा की। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विमेंस ओपनर स्मृति मंदाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया।
मेंस कैटेगरी में बुमराह के अलावा टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज भी नॉमिनेट हुए थे। मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली मां के बेटे ने 59 गेंदों में 119 रन ठोके। लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स के लिए खेल रहे श्रीलंकाई ओपनर पथम निसांका की शानदार पारी सामने आई।